नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप कार्ड होगा समान नागरिक कानून, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी? आप देखिए, तमाम रुके हुए फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। धारा 370 कश्मीर से हटी, इसके अलावा राम मंदिर का मुकदमा फैसला हुआ और उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। और अब तीसरा बड़ा मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि एक देश में दो विधान, दो कानून, एक ही परिवार के लिए दो नियम नहीं चल सकते। सबको एक नियम कानून के नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो। सबके लिए एक ही कानून चलेगा और सब उसी से संचालित होने चाहिए। यह अदालत कह चुकी है, यह बात संविधान कह चुका है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यूसीसी से बहुत ज्यादा एतराज है। इसमें आप असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी ले सकते हैं, इसमें आप जमीयत उलेमाए हिंद का नाम ले सकते हैं, इसमें उन तमाम सियासी पार्टियों का भी नाम लिया जा सकता है जो कहने के लिए मुसलमानों की अगवानी करती हैं। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुसलमानों को सिर्फ भड़काने की सियासत होती आई। जो लोग मुसलमान करते रहे आज तक, वही बताएं कि मुसलमानों के लिए किया क्या, पसमानदा मुसलमान के लिए क्या किया, मुस्लिम बहनों और बेटियों के लिए क्या किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या 2024 से पहले भारत में लागू होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ तर्क भी हैं इसका विरोध करने के लिए, या मामला सिर्फ सियासी है? आज इसी मसले पर मुकाबला में बहस होगी, लेकिन पहले आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता सरकार के एजेंडे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कह दिया, समान नागरिक संहिता के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी है। पसमानदा मुस्लिमों की जिंदगी को आसान बनाना है। मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार पहले से एक्टिव है। मोदी ने बता दिया, मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मोदी समान कानून पर बोले तो भला ओवैसी कहां चुप रहते। उन्होंने कहा, एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं। आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अगर पसमानदा मुसलमानों का शोषण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रधानमंत्री धीरे धीरे 2024 का एजेंडा क्लियर करते जा रहे हैं। विपक्षी एकता का सच अपने ढंग से बेनकाब करते जा रहे हैं। असली पिक्चर सामने आने में और मोदी के मुकाबले कौन की कहानी साफ होने में बस जरा सा वक्त बाकी है। तो आज हमारे सामने सवाल है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ चुका है? क्या केंद्र सरकार ने भी इसके लिए मन बना लिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं? और क्या यह आज देश के आम नागरिकों को की जरूरत है, उन्हें स्वीकार है या इसका विरोध है? जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर साहब, स्वागत है आपका। फयाज अहमद फैजी साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पसमानदा एक्टिविस्ट हैं। फैजी साहब, स्वागत है।
फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। किदवई साहब, आपका स्वागत है। तस्लीम रहमानी जी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। रहमानी साहब, आपका स्वागत आज मुकाबला में। अतीकुर रहमान जी रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। शुरुआत जफर इस्लाम साहब से। सर ये बताएं, प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। क्या इसे हम एक स्पष्ट इशारा माने कि केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है? केंद्र ने मन बना लिया है, प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कि जो आपके यानी बीजेपी के ऐतिहासिक मुद्दों में से एक है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव्स में से एक है, आज देश में उसका वक्त आ गया यूसीसी का। देखिए, हमारी मंशा, हमारी पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है इस मामले में। कोई आज पहली बार नहीं, आप जितने भी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे पार्टी के, उसमें बराबर इसका जिक्र आया है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नाफिज होना चाहिए। अब ये बात है कि कंसल्टेशन प्रोसेस है, लॉ कमीशन जो है उस पर कंसल्टेशन कर रहा था, उसको एग्जामिन कर रहा था। अब नतीजे पे ये है कि अब ये एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। और देश में एक जगह पर अभी आप देखिए, जैसे गोवा जैसा स्टेट है, गोवा में एक कानून तो है ही है, सबके लिए कानून है। और दुनिया के कई ऐसे कोने में जहां मुस्लिम समाज के सभी लोग रहते हैं, सभी समाज के लिए लोग रहते हैं। चूंकि आपने इशारा किया मुस्लिम समाज के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये किसी एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, बल्कि ये देश के हर व्यक्तियों के लिए है। और एक सा कानून होना चाहिए। आप देखिए ना, सिविल जो लॉ में ये है कानून जो है अलग है, बट क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है। कोई अलग है उसका क्रिमिनल लॉ, तो सिविल लॉ भी एक होना चाहिए। दुनिया के देशों में अलग अलग, जैसे अब अमेरिका में लोग रहते हैं या यूरोप में रहते हैं या यूके में रहते हैं, एक ही कानून तो सबके लिए है। चाहे आप कोई धर्म का पालन कर रहा हो, किसी में आस्था आपकी होती हो, पालन है। और गोवा में तो आपके क्लासिक एग्जाम्पल है, देश में ही है। अब बाकी स्टेट भी अपने अपने अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और मुझे ऐसा नहीं लगता किसी मुस्लिम समाज के वैसी साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बट एक आम नागरिक मुस्लिम समाज का ठीक है जफर साहब, ठीक है, ये आर्गुमेंट ठीक है। किसी एक ही धर्म के लिए नहीं लाया जा रहा। जब यूनिफॉर्म शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, समान तो सबके लिए बराबर है, फिर उसमें कोई किसी भी धर्म में यकीन रखता हो, सब उसके अंडर आएंगे। नहीं, मैं अपने सवाल को दोबारा से आपसे पूछता हूं। 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट यह कहती थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो जरूरी है और ना वांछित है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। उसके बाद अचानक ये 22वां लॉ कमीशन आता है। 22वें लॉ कमीशन ने दोबारा ड्राफ्ट तैयार किया, लोगों के बीच रजामंदी के लिए या उनकी राय जानने के लिए उसको पेश किया गया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए यह सवाल है कि क्या यह तय कर लिया गया है कि अब लागू किया जाएगा जो भी उसका प्रोसीजर हो? देखिए, आप हमारी मंशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैनिफेस्टो इज द राइट पॉइंट। आप उसको देखिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी मंशा तो थी। ठीक है, अब बात रही कि प्रोसेस को फॉलो करना है। अब 21वीं लॉ कमीशन ने क्या किया, 15वीं लॉ कमीशन ने, ऐसे लॉ कमीशन को किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे एग्जामिन कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग, इस पे अलग अलग उसका ये आया है, नजरिया रहा है। अब मैं पूछता हूं कि भाई, मैं पूछता हूं कि किसी एक देश के में कोई दो कानून होना चाहिए क्या? और अगर एक किसी वर्ग के लिए, किसी एक वर्ग के लिए बन रहा है तो अलग बात है। जी ठीक, आपकी बात से भी काफी क्लियर हो गया कि भाई मंशा तो साफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वक्त ये सरकार महसूस कर रही है कि आ चुका है। अब ये कब लागू किया जाएगा या इसके प्रोसीजर में कितना वक्त लगेगा, ये दूसरी बात हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं फराज किदवई साहब के साथ। किदवई साहब, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री ने आज कहा एक देश में एक परिवार के अंदर दो कानून नहीं हो सकते, और जो लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं, जो लोग ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने का विरोध कर रहे थे, वो सब केवल मुसलमान को वोट बैंक मानते हैं, उनका भला नहीं चाहते। सबको साथ देना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अभी आपने 21st लॉ कमीशन का जिक्र किया और एज यू करेक्टली सेड, ये 21st लॉ कमीशन ने बोला था कि नाइदर इट इज डिजायरेबल नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट इन टाइम। दूसरी बात जफर साहब ने अभी बोली कि इनके मैनिफेस्टो में है, तो इनके मैनिफेस्टो में तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तो सन 1980 से है। तो अचानक जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जब इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जस्ट उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे याद आ गया? दूसरी बात ये है कि सौरभ जी, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं,
जी। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है। आज देखिए कि ये पता नहीं आप अखबार देख पा रहे हैं कि नहीं, ये द हिंदू अखबार है, इसमें कल एक खबर छपी थी जिसमें ये लिखा है कि मेघालय ट्राइबल काउंसिल टू अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज इट विल अफेक्ट ट्रेडिशंस। जी। और उसमें जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसमें लिखा है कि सेट द यूसीसी वुड अफेक्ट द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, इनहेरिटेंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द खासी कम्युनिटी। तो सौरभ जी, मेरा पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये बंटवारा करना चाह रही है कि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हो, और इसके मुझे जरा एक जवाब देने दीजिएगा, दीजिए। होने वाले हैं जो चार, मुझे जफर साहब कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। तो ये जो 4 अपकमिंग स्टेट्स हैं और जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, बेसिकली इसको ये बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हम आजकल ये बहुत बहस चल रही है, ये लोग वुमन अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। मैं आपके चैनल में जफर साहब के से ये सवाल पूछना चाहता हूं, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द भारतीय जनता पार्टी, कि बिल्किस बानो एक औरत थी कि नहीं थी? बिल्किस बानो को इनके एमएलए बुला करके उसको माला पहना रहे हैं, उनके रेपिस्ट को माला पहना रहे हैं, उनके रेपिस्ट को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये क्या वुमन अपलिफ्टमेंट है? अगर ये आपका वुमन अपलिफ्टमेंट है तो रखी, तो ऐसा वुमन अपलिफ्टमेंट नहीं चाहिए कि एक रेपिस्ट के ऑल राइट, देखिए किदवई साहब, ठीक है, उस मामले पर भी बात होती है, लगातार चर्चा में आती है वो घटना भी। लेकिन मुझे तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के, आप एक नुमाइंदे के तौर पर आपकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़ी है या इसके खिलाफ खड़ी है? देखिए सौरभ जी, अभी तो क्या है ना कि जब तक अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी बात पूछ रहे हैं कि अभी बिरयानी बनी नहीं है और उसका स्वाद कैसा होगा, मजा नहीं, कैसा बिरयानी मैं क्या बताऊं, साहब जब तय हो गया बिरयानी बनानी है, मजा कैसा। तो इसीलिए पूछा जा रहा है ना आपसे कि आप ये बिरयानी पकाना चाहते हैं कि नहीं पकाना चाहते? सौरभ साहब, जब मसौदा तय होगा सौरभ जी और वो जनता के सामने आएगा तब देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक बात है, इसमें बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की इक्वलिटी की, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्वलिटी होना चाहिए सौरभ जी। लेकिन उस इनइक्वलिटी का क्या करेंगे? जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट बताती है कि 1% भारत के जो लोग हैं उनकी जो देश की कमाई का 22% हिस्सा रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे, किदवई साहब, बहुत सारे मुद्दों को जोड़ा जा सकता है। सीधा सवाल हमारे सामने, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हर आदमी वाकिफ है कि ये क्या कहता है, देश में ये लागू हो या ना हो, इसके ऊपर एक स्टैंड लेने वाली बात है। इसमें तमाम और मुद्दे आप अभी जोड़ देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, देश में क्या रुख है आपका? सौरभ जी देखिए, बात जो है ना वो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाह रहा हूं कि उनकी क्या राय है कि अगर 1% लोग इस देश के, खाली उनके पास 22% कमाई है देश की, अगर टॉप 10% के लोगों के पास 57%। अरे सर, अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का आपकी तुलना अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ करना चाहते हैं तो करते रहिए, बहस का कोई अंत नहीं होगा इसका। मैं फिर भी एक सवाल मैंने आपसे सीधा पूछा। तस्लीम रहमानी साहब के पास एक मिनट जाना चाहते हैं। रहमानी साहब, आपसे पहले भी बात हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, आपने कहा इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज लॉ कमीशन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र किया और काफी देर तक उन्होंने इसके बारे में बात की, इसीलिए ये इशारा मिल रहा है कि शायद अब ये केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज में से एक है। आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त है या नहीं? देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है कि यकबयक तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छोड़ाते नहीं झटका देकर। इसलिए सवाल बहस का है ही नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस सवाल को हम 1946 से 1949 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजॉल्व कर चुके हैं, और उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये आया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर वो तैयार करे। तो ये सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि क्या ये इशू इलेक्शन मैनिफेस्टोज में लाने का इशू है, ये सवाल भी खत्म हो जाता है। क्या इस पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये सवाल भी खत्म हो जाता है। अब तो ये सवाल पैदा होता है और ये सवाल बाकी रह जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होना चाहिए, उसका क्या मसौदा होना चाहिए, उसका क्या ड्राफ्ट होना चाहिए।
तो जब हम आपने 21वें कमीशन की बात की, पूरे देश ने बड़ा सुकून का सांस लिया था जब 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर अचानक आप 22वें लॉ कमीशन में आके फिर आपने एक बहस शुरू की है। तो ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 22वां लॉ कमीशन जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो इसको ड्राफ्ट में लेकर आना चाहिए था। ये ड्राफ्ट पर बहस करता, उस पर फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स बात करते। हम आर्टिकल 371 को हमें रिपील करना है या नहीं करना, जिसमें हमने तमाम ट्राइबल्स को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने मजहबी रसूम व रिवाज, अपने इलाकाई रसूम व रिवाज पर अमल करते हुए जिंदा रह सकते हैं। हमने ये गारंटी दी है आर्टिकल 371 ए में, सी में, जी में, तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और दूसरे ट्राइबल्स को, और बहुत सारे 3000 एंटिटीज देश में रहती हैं जिनके अलग पर्सनल लॉज हैं, उन सब पर ये होगा। तो ये तो हमको ड्राफ्ट पर चर्चा करनी चाहिए, जो नहीं हो रही। मैं ये मान रहा हूं और समझ रहा हूं, आज वजीर आजम का जो बयान है उससे साफ जाहिर है कि 2024 का चुनाव लड़ने से पहले वो ये बताएंगे कि हम ले आए, देखिए जैसे 370 हमने हटा दिया था, एक झटके में हम 11 बजे पार्लियामेंट में बिल लाए और शाम को 5 बजे पास करा दिया। ऐसे अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वो इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। एक बात और मैं यहां जोड़ना चाहता हूं जो जफर भाई ने कही, गोवा में आपने कहा कि वहां तो ऑलरेडी मौजूद है। पहली बात तो वो पोर्टुगीज लॉ है जिसे 62 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या गोवा वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड है? गोवा में हिंदू ब्रदर्स को ये राइट दिया गया है कि 25 साल की उम्र तक अगर वो बच्चा ना हो तो एक हिंदू दूसरी शादी कर सकता है। इसी तरीके से 30 इयर्स की एज तक किसी औरत को अगर लड़का पैदा ना हो तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है। तो आप हिंदूज को पोलीगैमी की इजाजत देंगे और नॉन मुस्लिम से पोलीगैमी की इजाजत छीनेंगे। क्या ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? रहमानी साहब, जैसा आपने खुद कहा, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होता है, ये तो जब ड्राफ्ट आता मेरे हाथ में होता या आपके पास होता तो हम इतने बारीक पॉइंट्स पर बहस कर सकते थे। लेकिन आपने एक बात क्लियर की कि ये देश में इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो, ये तो संविधान में लिखा है। सवाल यह है कि ये कैसा हो, इस पर हम लोग बात करते हैं। मैं जाना चाहता हूं जफर इस्लाम के साहब के पास। जफर साहब, देखिए जमीयत उलमाए हिंद का जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो स्टेटमेंट दिया इसमें उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। अभी पूछ रहे थे किदवई साहब कि इसको मुसलमानों का मुद्दा क्यों मनाया जाता है। रिएक्शन जिस तरीके से आ रहा है उसको आप देखिए। जमीयत उलमा हिंद कह रही है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, फिर आगे वो ये कहते हैं कि जब लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों बोले, इससे लॉ कमीशन का काम प्रभावित होगा। और फिर उन्होंने यह सवाल उठाया है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला करके क्या वो देश में हर किसी को हिंदू बनाना चाहते हैं या हर किसी को मुसलमान बनाना चाहते हैं? देखिए, इस तरह के आज जो टीका टिप्पणी जो है वो बिल्कुल उसकी कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा अभी रहमानी साहब कह रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब इसका क्या स्वरूप होगा, जैसे आगे एक प्रोसेस शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंसल्टेटिव प्रोसेस होना ही चाहिए। जो उसके बारे में लिखा भी है वो होगा और उसमें सब जो लोगों की चिंता है उसको भी, उसका सबका व्यूज लेके उस पूरे कानून को इस तरह से बनाया जाएगा कि सबके सारे लोगों के जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए। अब इस पे आज के दिन इस तरह की, जब एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके बारे में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए, रादर देन कि उसको क्रिटिकल होना चाहिए। इसलिए कि अभी जैसे कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि अभी इलेक्शन है तो चार स्टेट में तो इसकी बातें करने लगे। अरे भाई, आप देखिए हर इलेक्शन में इसकी बातें जो है भाजपा के मैनिफेस्टो में रही है और बाकी जगह तो कमेटियां भी बन गई है इस पे डिस्कशन करने के लिए, जहां इलेक्शन हुए थे। कर्नाटका में भी हमने बोला था, उत्तराखंड में भी बोला था, हमने गुजरात में भी बोला, हमने हर सब स्टेट में बोला है। तो फैक्ट ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसका स्वरूप क्या होगा ये आगे पता चलेगा। लेकिन जफर भाई बोला है, हाँ,
आपके पास भी कोई ड्राफ्ट अब तक नहीं है, ये बात तो साबित हो गई। जहां आपने इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया और इलेक्शन उस पर आपने लड़ा, लेकिन आप वहां भी कुछ कर नहीं पाए। इस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि एप्रीहेंशन ये है कि आप इसे जबरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे। वहां भी इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आप इस इशू को मुसलमानों से जोड़ते क्यों हैं? अच्छा रहमानी साहब, कौन जोड़ रहा है इसको मुसलमानों से, मुझे बताइए। मुसलमानों से इसको कौन जोड़ रहा है? अभी आपने ट्राइबल्स की बात की, भाई इससे हर कोई इफेक्ट होगा। भी जोड़ा, और जितने लोग बहस करते हैं वो सबके सब करते हैं। अरे भाई सुनिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हम लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, सारे देश के लिए एक लैंग्वेज करार नहीं दे सकते। आप यूसीसी पे इतनी आसानी से आप खड़े हो जाएंगे। अब आसानी से किया जा रहा है कि इसमें बहुत तकलीफ होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता ना अभी रहमानी साहब। अरे रहमानी साहब प्लीज, जफर साहब एक मिनट, हम लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं? इसी चर्चा के अंदर हम 6 लोग बैठे हुए हैं, इस पर हर किसी की अपनी अलग राय हो सकती है। ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसके तहत लॉ कमीशन काम करेगा, वो इसीलिए तो है कि सबकी राय आ जाए। वो काम हो रहा है। एक जवाब देना चाहिए। बोलिए, एक जवाब बोलिए जफर। देखिए वो आ चुकी है, मुझे सिर्फ 2018 में वो राय आ चुकी है, कोई ज्यादा लंबा अरसा तो गुजरा नहीं है। 5 भाई चलिए, अब इस दूसरे 22वां लॉ कमीशन अपनी तरफ से राय शुमारी करा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को आप जब वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, हम नेशन वन जरूर है, लेकिन हमारी विविधताएं इतनी ज्यादा हैं कि हम सारी विविधताएं। अच्छा एक सेकंड, आपकी बात का जवाब जफर इस्लाम दे दें, फिर फैजी साहब, अतीक और रहमान साहब इंतजार कर रहे हैं। जफर साहब बोलिए। ऑलराइट रहमानी जी, बोलिए जफर साहब। मैं इसमें जो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को इसके को पीएम साहब ने ध्यान में रखते हुए बोला है, ये तो गलत बात है। आप रिएक्ट कर रहे हैं। पीएम ने कहा, उसने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में भी सौरभ जी ने कहा कि सभी धर्मों को, सभी में आस्था रखने वालों के लिए, सबके लिए एक कानून होगा। यूनिफॉर्म जैसे क्रिमिनल लॉ है वैसी सिविल लॉ होगा सभी के लिए, हर नागरिक के लिए। तो उसमें कहाँ है, इसमें भेदभाव आपने क्यों डालना शुरू किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इस पर रिएक्ट करना है? आपको यही बोलना चाहिए कि ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाला देते रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो वो हो रहा है, तो इसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, जबर साहब, मैं एक बार फैजी साहब को, अतीकुर रहमान साहब को डिबेट में लाना चाहता हूं। फैजी साहब, आज प्रधानमंत्री ने जब बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने 3 ट्रिपल तलाक का उदाहरण दिया। फिर उन्होंने पासमानदा मुसलमानों की भी बात की कि पासमानदा मुसलमान शोषित हैं, अपने धर्म में एक वर्ग से शोषित, उनका शोषण किया गया है। और इन सब चीजों का एक कम से कम एक इलाज किया जा सकता है जिसमें खासकर बहनों बेटियों को न्याय मिले, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? बिल्कुल, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक देखता हूं। प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 प्रमुख काम किए हैं जो डायरेक्ट इस देश के 90% मुसलमानों के फेवर में था। पहला मैं 2-3 गिना देता हूँ। पहला, एब्रोगेशन ऑफ 370 जो आर्टिकल था, उसके समाप्त होने से 90% मुसलमानों का जो एक सेक्शन है जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, उसका फ़ायदा है। दूसरा जो है ट्रिपल तलाक ख़त्म हुआ। देखिए, तलाक का जो भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कार है और सभ्यता, उसका मानने वाला भारतीय मूल का मुसलमान होता है। और अशराफ वर्ग में सुबह तलाक होती है, शाम को शादी होती है, बहुविवाह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो तलाक से पीड़ित जो है पसमानदा महिलाएं थी और पसमानदा पुरुष भी थे। ऐसा नहीं है कि तलाक दे देते थे, 3 तलाक के बाद बीच में अशराफ मौलवी आ जाता था, कहता था कि अब दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो दोनों लोगों की ज़िंदगी नरक हो जाती थी। तो इससे 90% मुसलमानों का फ़ायदा हुआ। अब आइए यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूर्वज जो थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने संविधान सभा में बहस किया था, ये उनका मुद्दा है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा नहीं बताया, सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना मुद्दा बताया। ये सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि और लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। ये हमारे बुजुर्गों का मुद्दा है, ये संविधान का मुद्दा है। जो लोग भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो ढके छुपे तौर से भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मुस्लिम समाज को जो लीड करता है विदेशी अशराफ वर्ग है, चाहे वैसी हो चाहे जमीयतुल उलमा का आप नाम कर रहे थे, जितने अशराफ संगठन है जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर चलते हैं, वो यूसीसी के मुद्दे को
वो सांप्रदायिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के हमेशा पेश करते हैं और पसमानदा समाज को जाके बताते हैं कि यूसीसी आएगा तो हम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जब इस देश के 99% कानून बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो इस्लाम पे और आस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं बात पूरी कर लूं, भैया बात पूरी कर लूं, फिर बोलिएगा। आप लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी बात के बीच में आप ना बोलिए, प्लीज बोलने दीजिए। फैजी साहब आप जब बोल रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था। आप अपने वक्त पर आप बोल लीजिएगा। 90% मुसलमानों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, पसमानदा मुसलमानों की तरफ से बात करो, आप मुझे बोलने दीजिए। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वंदे मातरम में हिंदू मुसलमान कर देते, इनका मतलब अशराफ वर्ग जो है इस देश के अंदर, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो पोलियो ड्रॉप में हिंदू मुसलमान कर देते हैं। यूसीसी जो है देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, न सिर्फ देश के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए, इस देश में हिंदुओं के लिए, जो भी इस देश में बसने वाला सबके लिए जरूरी है। और जब सारे कानून बराबर होने से किसी की धार्मिक आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंच रही, तो पारिवारिक मामले, तलाक है, संबंध विच्छेद है या उत्तराधिकार की बात है, इसमें अगर यूनिफॉर्मिटी होती है तो ये अच्छी बात होगी। और ये अच्छा चलिए ठीक है, तो अब इसका विरोध जो है वो किन तर्कों पर किया जाता है? जैसे आपने खुद कहा कि धर्म में जो है, धर्म की आजादी के खिलाफ यूसीसी को किसने बताया या क्यों बताया कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम पर कोई इस्लाम को मानने वालों के ऊपर कोई बंदिशें लग जाएंगी? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है? ये आज मुद्दा इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि ये संविधान भी चाहता है, संविधान सम्मत भी है और देश का सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। और इसी पर आज की बहस आप मुकाबला में देख भी रहे हैं। ब्रेक से पहले सफर इस्लाम साहब बीजेपी से, फैयज अहमद फैजी साहब जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसकी वकालत करते हुए बताया कि क्यों जरूरत है देश की समान नागरिक संहिता। रहमानी साहब ने बताया कि इस सवाल यह होना चाहिए कि इसका ड्राफ्ट क्या कहता है, इसके मसौदे में क्या है, फाइन प्रिंट में क्या है और ये कैसे लागू किया जाएगा। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी मुद्दा बना करके आज प्रधानमंत्री ने इसको पेश किया है। मैं जाना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास। रहमान साहब, आपकी नजर में यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रधानमंत्री को आपने सुना, क्या लगता है देश में वक्त आ चुका है इसका? देखिए, वक्त तो जब इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया था, वक्त तो जभी था सौरभ जी, जब 1986 में बीजेपी ने इसको मैनिफेस्टो में लाए। वाजपेयी जी की बहुत मजबूत सरकार चली देश में, उसके साथ साथ 9 साल 10 साल अब पूरे करने जा रही है मोदी जी की सरकार। वक्त, ये कैसा सवाल है कि वक्त कब आएगा? सवाल ये है कि अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना हमारा मकसद ये सब है, मैं जरा क्लियर करना चाहता हूं इस बात को और इस पर ही बात हो जाए। एक मिनट अतीक साहब की, वक्त कब मुफीद है ये कौन तय करेगा? ये सवाल तो इसीलिए, जैसा आपने खुद बताया, भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो हमारे ही आजादी के बाद से पड़ा हुआ है ना, आज तक किसी भी सरकार ने इसकी ओर तो गौर नहीं किया। ये पहली सरकार है जो कह रही है कि हाँ ये आना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं सौरभ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बहस कर रहे हैं बैठकर, आज नहीं इससे पहले भी कई बार, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स को चाहिए कि जो हमारे डाउट्स हैं, जो जनता के डाउट्स हैं, जो माइनॉरिटी के डाउट्स हैं, जो मुसलमानों के डाउट्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएं। रहमानी साहब ने जो आर्टिकल 371A की बात की, उसके ऊपर जफर साहब का क्या जवाब है? मैं अगर कोई सवाल उठा रहा हूं कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी वर्सेस मिसोजिनी और पैट्रियार्की है, जो कि 90% इंडिया में घर कर गई है। इस मिसोजिनी और पैट्रियार्कल सोसाइटी से लड़ने के लिए बीजेपी ने क्या कंसेंसस डेवलप किया है? और क्या हम ये उम्मीद करें उस पार्टी से जिस पार्टी के अंदर ब्रिजभूषण जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, साक्षी महाराज जैसे लोग बैठे हैं, ये जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी हमको देंगे? इनकी पेट्रियार्की और इनकी मिसोजिनी पिछले 1 महीने में पूरे देश के सामने आई है सौरभ जी। अतीकुर रहमान साहब, क्या इस मुद्दे को एक बार बिना राजनीतिक मुद्दों के छुए इस पर बात की जा सकती है? अतीकुर रहमान साहब, मैं कह रहा हूं इस तरीके से तो बहस का कोई अंत नहीं है कि इनके यहाँ साक्षी महाराज बैठे या ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठे। मेरी बात सुनिए, अब तक की, अरे आज हम लोग एक कानून क्या वो देश में बने इस पर बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल आदमी का नाम लेकर के आप नहीं समझते कि उस बहस को हल्का करने वाली बात है? आवाज नहीं जा रही है क्या? जमीयत उलमाए हिंद के अरशद बदनी साहब ने क्या कहा, अभी आपने इंटरव्यू सुना होगा। वो कहते हैं औरत 40-50 साल में बूढ़ी हो जाती है, मर्द तो 80 साल की उम्र में भी उसकी जरूरतें रहती हैं, इसीलिए बहु विवाह की प्रथा रहनी चाहिए।
अब इंडिविजुअल्स पर तो बात नहीं कर सकते ना। फोन फिर कट गया उनका, जवाब आ जाए उनकी बात का। जफर इस्लाम जी, देखिए, मैं अतीकुर रहमान साहब की बात सुन रहा था। मैं तो सिर्फ कह रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने रिस्पांस देना शुरू किया, बड़ी संजीदगी से यहाँ डिबेट चल रही है, संजीदगी से अपने अपने बात लोग रख रहे हैं। ये कोई अखाड़ा थोड़ी है जहां पर आप मोच पे तौर देकर आप बैठ खड़े हो गए। भाई अरे भाई, आप अपनी बातें रखिए। आपकी अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा करना होता है क्या, या पहले से ही जो है आप इस तरह के स्टैंड लेने लगे और जहरीली बात करने लगे? अरे भाई, कोई चीज है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको इम्प्लीमेंट होना है, उसमें आपको कोई संदेह नहीं है, तो जब होना है तो उसके कंसल्टेटिव प्रोसेस में आप भी पार्ट बनिए। जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, वो प्रोसेस का पार्ट होगा ना। उसके बाद जब आपकी बातें आएंगी और जो फाइनली होगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक घर में दो कानून दो लोगों के लिए नहीं हो सकता। मींस कि आपके लिए जो होगा वो हमारे लिए होगा, हमारे लिए जो होगा सौरभ जी के लिए होगा, सौरभ जी के लिए जो होगा वो एक्स के लिए होगा, एक्स के लिए जो होगा वाई के लिए होगा। मतलब हर देशवासियों के लिए एक कानून होगा। अब उसमें आप उसमें कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करें। अरे भाई, मैं आ रहा हूं, ठीक है। जफर साहब, उनकी बात बीच में रह गई थी, फोन कट गया था, जरा पूरी बात सुन लेते हैं उनकी। हाँ, और मैं ये भी चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब, आप बताइए क्या ऑब्जेक्शन है ताकि हम समझ सकें। जी सौरभ जी, 371 का जो मामला रहमानी साहब ने उठाया है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ये चाहिए कि इस पे क्लैरिफिकेशन दें कि जो ट्राइबल राइट्स हैं क्या वो आप चेंज करने जा रहे हैं। गोवा में जो मेल चाइल्ड, जफर साहब सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। अच्छा, सुन। गोवा में जो मेल चाइल्ड ना होने पर 2 साल के बाद में हिंदू को शादी करने की इजाजत है, क्या वो बदल जाएगा? आप अगर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे ही सवाल उठाते रहेंगे, अब यही बात आ गई। अब यही बात आ गई। अभी पैनल में एक प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इसको सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? इसको सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? खुद 371 की बात 371 की बात कर रहे हैं ना। अशराफ वर्ग हमेशा हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाता है। अतीकुर रहमान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा न बना के आपने खुद 371 की बात की, ट्राइबल राइट्स की बात की, इसका मतलब इससे ट्राइबल्स भी इफेक्ट होंगे? उनके अभी तक जो भी अधिकार चल रहे हैं, हो सकता है इस कानून में कुछ उनके लिए भी लिखा जाएगा, या हो सकता है वो एक्सेप्शन हो। सबसे ज्यादा आवाज तो विरोध की मुसलमानों की तरफ से आ रही है। आप ट्राइबल की आड़ में अपना एजेंडा लगाना चाहते हैं। ट्राइबल संगठन कहाँ विरोध करे? सारे मुस्लिम संगठन अशराफ के संगठन विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, और ट्राइबल की आड़ में उसका मसौदा आएगा। ऑलराइट, ठीक है, मुस्लिम बोलिए अतीकुर रहमान साहब, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ऑलराइट, ठीक। फैजी साहब एक सेकंड, हाँ फैजी साहब एक सेकंड, नागरिक की हैसियत से बात कीजिए। मुस्लिम ऑलराइट, फैजी साहब प्लीज, हाँ एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। माय गुडनेस, थैंक यू सौरभ जी। ये जो मामला है 370 और ट्राइबल राइट्स का एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि फैजान मुस्तफा साहब ने अपने वीडियोस में जारी किया है, उसके ऊपर बीजेपी लाजवाब हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप जबरदस्ती लाना चाहेंगे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ भी फैजान साहब बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं है। एक स्टेट में आपको राइट मिलता है बेल का और एक स्टेट में बेल के राइट्स डिफर हो जाते हैं। अरे सर अतीक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका मुद्दा ट्राइबल राइट्स है या मुसलमानों को क्या अधिकार मिलेंगे और उनसे कौन से अधिकार लिए जाएंगे वो है। हाँ बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं ट्राइबल राइट्स के ऊपर, फिर आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एक मुद्दे पर रहिए ना इन मामलों के ऊपर। सीरियस नो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, जेंडर जस्टिस का सवाल है। फिर आपने क्यों कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? अरे ये नहीं, मैंने नहीं कहा, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा नहीं है ना सिर्फ। साहब आप कहां लेके जा रहे हैं? आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा न बनाइए, हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है, इसको आप देश के नागरिक की हैसियत से बात कीजिए। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड टेक्निकली अगर आप बात कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है, फीसिबल है या नहीं है, इस पर जवाब दीजिए ना भाई। फीजिबल होगा इसीलिए तो लॉ कमीशन ने कार्रवाई कर रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है कि जो ये है और इसको लागू करने के लिए सरकार प्रयास करे, इसका जवाब हमारे संविधान निर्माता दे के गए हैं।
चलिए मैं आपका एक जो खदशा या आशंका यहाँ बार बार उठाई गई है उसका जवाब मैं चाहता हूँ, जरा दे दें 1 मिनट जफर इस्लाम। और देंगे आप मुझे डिबेट खत्म करने से पहले जरूर मैं आ रहा हूँ रहमानी साहब, 1 सेकंड, आपने मुझे बात की, ऐड करना है मुझे कुछ। ये देखिए बार बार जफर साहब सवाल ये उठ रहा है कि जो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसमें क्या स्टेक होल्डर्स को बराबर मौका दिया जाएगा कि अपनी जो भी बातें हैं वो रख पाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, हम यहां चलिए मुसलमान हमारे पैनल में ज्यादा भाई बैठे हैं, तो क्या मुसलमानों की इस पर जो भी राय हो या जो भी आशंकाएं हो उनको सुने बगैर क्या कोई फैसला होगा? नहीं, कैसे होगा? देखिए, ये पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस ही जब बोला जाता है और सब देश के हर वर्गों के लिए है, तो जाहिर है हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन जो भी कर रहे होंगे उनका ऑब्जर्वेशन देखा ही जाएगा, उनके जो कंसर्न्स है उस पर चर्चा की जाएगी, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब एक स्वरूप पूरा लेगा तो सभी लोगों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए एक समान कानून बनेगा। इसमें इस तरह से चिंता जाहिर करना और अपने कंधे पे लेके दूसरे के कंधे पे रख के अपनी बातें कहना कि भाई ट्राइबल समाज के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो सारे कंसर्न जो आपके आज है वो कल कंसर्न नहीं रहेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, वो कंसर्न नहीं रहेंगे। जो आप जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं वो कंसर्न नहीं रहेंगे। इसलिए आप सिर्फ इसलिए चिंता कीजिए कि इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश मत कीजिए। इसको किसी तरह से आप मुस्लिम समाज को घबराने और डराने और बहकाने और गुमराह करने का काम मत कीजिए। आप कहिए कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू होगा। मुस्लिम समाज को डरा रहा है, घबरा रहा है भाई? आपने कहा ना कि मुस्लिम समाज को इससे नुकसान, आपने कहा, उसको मत कहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, आप समझ के। आप भाई हम ये कह रहे हैं इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको जवाब देना चाहिए पुख्ता। आपके पास 370A का पुख्ता जवाब क्या है? आप कुछ बता रहा हूं ना। नो, ये गोल गोल जवाब नहीं होता है सौरभ जी। गोल जवाब नहीं, आप ये कंसल्टेटिव प्रोसेस इस डिबेट पे हो रहा है क्या? ठीक है, इस डिबेट पे हो रहा है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस का एक प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। किसने मना किया? तो जब इस डिबेट पे फैसला नहीं हो रहा है सौरभ जी, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही अपोज कर रहे हैं? क्या जब 370A के ऊपर आप बोलते हुए घबरा रहे हैं तो वो ट्राइबल्स नहीं बोलेंगे? क्या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने इनकार नहीं किया? बोलिए रहमानी जी। अच्छा चलिए ठीक, ऑलराइट रहमानी जी। ये आप इसको दूसरा कलर दे रहे हैं भाई। देखिए सौरभ जी, मुझे कहना सिर्फ इतना है, मुख्तसर सी एक बात कहनी है कि इसको एक बात तो ये, जफर भाई जरा सुन लीजिए, जफर भाई प्लीज जरा सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने भी इंडिकेट किया, इस पैनल में जब हम यूसीसी की डिबेट के लिए बैठे हैं तो हम सारे मुसलमानों के साथ सौरभ डिबेट कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर सिख भाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ट्राइबल्स नहीं है? उनको भी होना चाहिए था सबका। एक बात। दूसरी बात, वजीर आजम ने जब गुफ्तगू की आज भोपाल में, वो वजीर आजम की हैसियत से गए थे, बीजेपी का लीडर की सेकेंडरी पोजीशन है उस वक्त उनकी, वो वजीर आजम है। वहां उन्होंने जो कंटेक्स्ट दिया यूसीसी का, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ट्रिपल तलाक और पसमानदा मुसलमान और ये सब बातें करके इसको अपने आप कम्युनलाइज कर दिया उस वक्त कह के। और भारतीय जनता पार्टी का उसूल है ये, जब से बनी है, जब उससे पहले जब जनसंघ भी थी तब से लेके आज तक, कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी बात की है समाज को तोड़ने की बात की है, समाज को बांटने की बात की है। पसमानदा की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी ट्राइबल की बात करते हैं। साउथ इंडिया में एक अलग पसमानदा की बात करने पे आपको मिर्ची क्यों लगी? आपने इस देश के 90% मुसलमानों को दबा के रखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी पसमानदा नहीं है, जमात उल उलमा में एक भी पसमानदा नहीं है। अच्छा चलिए एक सेकंड, फैजी साहब, अच्छा फैजी साहब कुछ कह रहे हैं आपके लिए, मिर्ची क्यों लग रही करना चाहती है? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए हर एजेंडे पर शक होता है बीजेपी के लाए हुए। अच्छा ठीक है, बोलिए फैजी साहब, बोलिए। मुसलमान की बात कर रहे हैं, एजेंडे पर, नियत पर शक है। अपने दिमाग को साफ करिए। पसमानदा की बात से आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है, पसमानदा की बात है। रहमानी जी जरा सुनिए एक सेकंड, फैजी जी बोलिए। पसमानदगी का रेशो क्या है? अभी जो गुर्बत का हमारा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में क्यों नहीं नट धोबी लाल कौर मेहतर बंगी मुसलमान है? सारे सैयद मुसलमान क्यों हैं वहां पे? किस तरह का ये मसावात समाज की बात करते हैं आप? रहमानी साहब प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए, आपकी बात आ गई सर। पूरा एक तबका इस देश में मौजूद है जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। ऐसे में आप खाली मुसलमान पसमानदा की बात करके क्या आप समाज को नहीं बांट रहे?
इससे पहले आप शिया सुन्नी की बात क्या करते थे? अरे मोदी जी अब आप हिंदू पसमानदा की अब भी सर बात करते हैं, उन्होंने सर ये राष्ट्रीय क्या लॉजिक हुआ किया है। रहमानी साहब, फैजी साहब एक मिनट, फैजी साहब एक मिनट, ये क्या लॉजिक हुआ? किसी ने हमारे आपसे देश में पूछा, हमारे ये देश में फैजी साहब को कोई भी पता धर्म हो होगा, उसमें हर तबका है के कि साथ नहीं है? किसी ने किया हो तो क्या हो, अरे कि मस्जिद का इमाम किस जात का है? अब आप किसी क्या ने आपसे चाहते नहीं हैं पूछा। रहमानी साहब, मुझे एक मदरसे बात में बताइए, मोहतमिम कितने सुनिए हैं? एक सेकंड सर, जो एक देखिए, सेकंड। इन लोग- सारे आपने कहा हर समाज के अंदर अलग अलग हिंदू धर्म के अंदर जातियां हैं ना। समाज में सामाजिक न्याय की अब अगर बात ऐसे नहीं, अगर इस तरीके मुसलमानों की के अंदर बात जो कर रहे हैं। पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी बात कोई कर लेगा तो वो बांटने वाली बात होगी। जात का आदमी बराबर में खड़ा है, किसी को नहीं पता होता, जानता भी नहीं। ये इसको बीजेपी इनको है एक्सेप्ट करना जो इस चाहिए। किस्म की बात करके करना तो समाज इनको को चाहिए था, तोड़ती लेकिन है। ये नहीं कर रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी बीजेपी कर रहे का हैं, तो उसूल है एक्सेप्ट तो करना कि चाहिए। चलिए अब एक एक करके, रहमानी साहब प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आपकी बात की, अब औरों को भी सुनिए अभी प्लीज। आज बोलिए तक फैजी साहब किसी बोलिए। को इन्होंने आक्रांता नहीं कहा, हमलावर नहीं कहा, ये जी अंग्रेजों देखिए, के दोस्त पसमानदा की जो बात है, अशराफ समाज को जो मिर्ची लग रही है, आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 से 200 मेंबर, सारे शेख सैयद क्यों हैं? नट, धोबी, हलालखोर, मेहतर, बंगी, कुंजड़, कसाई क्यों नहीं है उसमें? 90% मुसलमानों की उसमें भागीदारी क्यों नहीं है? क्यों कहाँ है जमात उलमा भैया? हिंद में, कौन तबलीगी सा जमात में, नजदीक जमात है? इस्लामी में, सूफीजम में, कौन सा क्यों नजदीक है? सारे लोग? मस्जिद की आपने बात क्यों नहीं? करो ना। और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को अगर प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं, आपको तो चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप कहते हैं कि इस्लाम में मसवात है, उसको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको वंचित समाज की चिंता है, चाहे वो जिस धर्म का हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज के वंचितों की बात किया, इसलिए कि वो वंचित है, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है। देश को भी बांटे और समाज अब को आपको भी बांटे। परेशानी ये हो रही है कि जो आप पसमानदा का बीजेपी वोट वालों का लेके ये जो तथाकथित उसूल है। सेकुलर लिबरल पार्टियां सरकार बना लेती थी, अब वो भारतीय जनता कोई पार्टी के वोट साथ नहीं जुड़ मिल रहा जाएगी तो पसमानदा का। आप लोग का खेल कर्नाटक में खत्म हो किसका जाएगा। जो वोट मिल बैठ के गया? वक्फ बोर्ड, मदरसा भाई, बोर्ड और कर्नाटक इस तरह की ताजा चीजें आप लोग कर रहे कर्नाटक में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरेलल सरकार चलाती है इस देश के अंदर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, आप को नैतिक बताइए, अधिकारी नहीं कौन नहीं मुसलमानों हो को रहा? रिप्रेजेंटेशन कुछ की, नहीं क्योंकि उसमें होगा 90% फायदा। मुसलमानों की कोई भागीदारी नहीं है। अरे आपको कोई फायदा नहीं होना फायदा बीजेपी नुकसान को, आप ना किसी छोड़ दीजिए। पसमानदा से, ना मुस्लिम किसी समाज में अशराफ से, सामाजिक ना न्याय कुछ हो से। के रहेगा, आप देख या लीजिएगा, ये देश का जो प्रधानमंत्री है ये चाह मुद्दों रहा की है। बुनियाद पे वोट करता है, मुद्दों की बुनियाद पे चलेगा, और बीजेपी के पास मुद्दा कोई नहीं है। अब यूसीसी को लेकर आए, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा होगा कि मुद्दा ही लाना है। पीए को 2024 से पहले देश में मिला दो, सारा देश बीजेपी को वोट देगा। लाइए कश्मीर को और मिलाइए भारत के अंदर, पूरा देश दे दे। पहले पुलवामा हुआ था, तब आप जीत गए थे। अब आप यूसीसी में बात हो रही है, आप कहाँ का बहुत अच्छा दौड़ मुद्दा धूप होगा। बता मतलब रहे हैं? पीओके पर बात करें, सरकार पीओके पर ध्यान दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश के अंदर का मामला है उस पर बात ना हो। चलिए खैर, एक मिनट, इसका जवाब जफर इस्लाम साहब। अब रहमानी साहब प्लीज, मोनोलॉग कर रहे हैं आप इतनी देर से, प्लीज जफर इस्लाम साहब। देखिए, मैं लोगों के कमेंट सुन रहा हूं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग ये स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही सवाल कर रहा हूं कि भाई यूसीसी आना चाहिए कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी कोई कह रहे बिरयानी पका नहीं है, उसकी सुगंध आने लगी, खुशबू आने लगी, अभी तो भूख लगने लगी। अरे भाई, उस सब कहने से अच्छा बोलिए कि हमारा स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यकीन है और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसका हमारा वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सौरभ जी कि आप सबसे एक एक बार पूछिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। पहला सवाल, हिंदी को एक लैंग्वेज की हैसियत से देश से बनवा लेंगे आप? क्या अगर जफर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं आप, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं आप? देखिए, अभी जिस मुद्दे पे बात करें उस पे पहले बात अरे कीजिए भाई, ना। पहले हिंदी या उर्दू पे कहाँ चले गए? आप यूसीसी पे रहिए ना, पारिवारिक मामलों की बात होती है इसमें। दिक्कत इनको ये है, जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, इसलिए इनको दिक्कत है। अभी यूसीसी की बात कांग्रेस कर ले, समाजवादी पार्टी कर ले तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। दिक्कत इनको भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अच्छा काम करेगी देश के अंदर, उसके ये विरोधी करना है इनको। प्रक्रिया के बाद कुछ करेगा, क्या हो रहा है प्रक्रिया के बाद? प्रक्रिया के बाहर क्या हो रहा है रहमानी साहब? चलिए बोलिए, प्रक्रिया के क्या हो रहा है जो कि ड्यू प्रोसेस में नहीं हो रहा? बताइए जरा। आप समर्थन या बहिष्कार, ये बताइए, बस इतना ही जवाब दिए। देखिए, प्रक्रिया 2018 में अपनाई थी, सबने हिस्सा लिया था, पूरे देश ने हिस्सा लिया। 2018 का जो सवालनामा 2016 में आया था, उसमें किस देश में किसने हिस्सा नहीं लिया बताइए? किसने उसको डिनाई किया था? सारे देश ने पार्टिसिपेट किया। अगर एक बहस हुई, एक सवालनामा आया, सबने उसका जवाब दिया और उसकी बुनियाद पे एक फैसला आ गया। अब 5 साल के बाद आप उसकी 5 साल के बाद देश से फिर पूछा जा रहा है, इस पर कोई रोक तो लगाई नहीं संविधान ने कि आप दोबारा ये सवाल नहीं पूछ सकते। वो आपको अधिकार है ना, जो जवाब 5 साल पहले दिया था, 5 साल बाद आज दे दीजिए। नहीं लगाई है, आप आज भी वही जवाब दे दीजिए। फिर दूसरा सवालनामा लाइए ना।
आपको अगर वो सवाल गलत लग रहे थे तो दूसरा सवाल लावा ले आइए। अरे आप सर, लॉ सवाल कमीशन लावा ने भी अगर ले ये आए बात रखी है और जनता के राजनीतिक सामने, जो है, तो उसका कोई सभाओं स्ट्रक्चर में होगा। आप ऐसे ही तकरीर थोड़ी कर रहे हैं। कि आप कोई फोन नंबर दिया गया कि इसी फोन पर बताइए, कोई प्रक्रिया होगी। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बात को। नहीं, प्रक्रिया तो क्या है, प्रक्रिया देखिए, तो आज उन्होंने इस कहा बहस में फोन तय करके होना बताइए चाहिए। या हम लोग पर्सनली इसलिए बैठे कि आके UCC बताइए। होना चाहिए कि मैंने नहीं, मेल मुस्लिम भेजा समाज था, इस पे क्या आज तक सोचता है? जवाब नहीं आया। मुझे एक हफ्ता हो गया, जिस दिन लॉ कमीशन का ये ऐलान आया था, उसके अगले दिन ईमेल भेज दिया मैंने लॉ कमीशन को ठीक कि है। मुझे बुलाइए, मैं बोलना चाहता हूं। अभी तक जवाब नहीं दिया है मेरे पास। अरे क्या आपने- प्रक्रिया है ये? आप अपनी राय भेजते ना मैंने उसमें। लॉ कमीशन को लिखा है, आप मैंने अपनी लिखा राय है। भेजते। मुझे नहीं मालूम कि उसमें ये अधिकार, उसमें ये भी साथ में लिखा है कि जो मिलकर हमसे बात करना चाहेगा वो ये आमंत्रित है, है। लिखा है उसमें, आप लेटर पढ़िए, उसमें लिखा है कि आप पर्सनल आके मिल सकते हैं। ये ठीक है, आपने जो प्रक्रिया उसके तहत जवाब मांगा है। कुछ कहना चाह रहे थे किदवई साहब इस पर। जी किदवई साहब। क्योंकि इन लोगों ने, इनकी पार्टी ने जैसे देश में हिंदू मुस्लिम किया, वैसे मुसलमान में भी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी भी ये लोग बंटवारा करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनकी जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, बिल्कुल गलत लेकिन मैं बात एक है। आप शेर बिल्कुल सुनाऊंगा। गलत है। सामाजिक न्याय की बात बंटवारे की नहीं होती है। मुझे इसका बोलने मतलब दीजिए। हिंदू समाज में भी सामाजिक न्याय की बात बंटवारे की बात है। बहुत गलत बात है, घटिया बात कर रहे हैं आप। समाजवादी की प्रवक्ता से मैं सम्मान कहना अच्छा चाहता ठीक है हूं। फैजी समाज में साहब, वो सामाजिक वैसे भी न्याय अपनी की बात बात कम है, रख उसको पाए बंटवारा नहीं हैं। कहते एक बार हैं। जरा अपनी हिंदू बात, समाज समय में भी नहीं है, बंटवारा वो पूरी कर लें अपनी मैंने बात। कोई बोलिए ऐसी बात नहीं की, चुप रहिए आप। बोलिए। सौरभ जी, मैं जफर इस्लाम साहब से बात कर रहा हूँ। जफर इस्लाम साहब को मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ कि एक ही सफ में खड़े आप हो गए चाहे जिससे बात महमूद करें, अयाज। गलत बात गलत बात है फैजी साहब, काउंटर नहीं ऐसे करूंगा। नहीं। उनकी आवाज आए जरा किदवई जी की, बोलिए। तो मैं जफर साहब को एक शेर सुना रहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। देखिए सौरभ जी, क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पर इंटेंट और ऑब्जेक्टिव की है। इंटेंट भारतीय जनता पार्टी का क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ये बताइए कि बार बार मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इनका जो बेसिकली ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी या और जो कम्युनिटी हो है जिसको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाना चाह रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आज बोलिए, मुझे आपने बात, पार्टी का स्टैंड जफर भाई क्लियर आप कर बात दिए। नहीं करने भाई देंगे, साहब, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। पार्टी का स्टैंड तो तो क्लियर अभी कर देखिए दिए। गलत बात पार्टी का स्टैंड ठीक है, आप 15 सेकंड में बात कीजिए अपनी। किदवई साहब 15 सेकंड में बात कीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जफर साहब ये बताएंगे कि अभी जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया था तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ स्कीम थी, जैसे उसमें एक फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी जिसका बजट 14 से 24 करोड़ था, उसको 70% से कम कर दिया इन्होंने। फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम थी जिसका बजट 79 करोड़ था, उसका बजट 30% से कम कर दिया। ठीक है। यानी कि जो टोटल 15 से 16 स्कीम थी सौरभ जी, उसका बजट करीब 70 से 80% के बीच में इन्होंने कम कर दिया। तो इनका बेसिकली एजेंडा यही है कि ये अंदर अब चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब अगर सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है तो जो भी बात आपने कही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कि भाई इनकी नियत पर हमको शक होता है। रहमानी साहब ने भी कहा भाई किस सोच के साथ ला रहे हैं, कि सब लोगों से राय मशवरा करके लाएंगे या नहीं लाएंगे, इस पर खदशा होता है। तो ये जो एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, इसको भी दूर करे सरकार, दूर करे। लॉ कमीशन ने अगर लोगों से राय मांगी है तो उसको इतना ब्रॉड बेस करे कि इसमें आगे जाकर ये सवाल ना उठ पाए कि लोग अपनी बात नहीं कह पाए थे अगर कोई कानून बन रहा था उस वक्त। तो बहुत शुक्रिया करूंगा आप लोग जुड़े हमारे साथ, जफर इस्लाम जी, फैजी साहब, फराज किदवई जी, तस्लीम रहमानी जी, अतीकुर रहमान साहब, बहुत धन्यवाद आपका।